ठीक है, ये रहा। सबसे पहले E इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर से शुरू करते हैं, तरीके से चीज़ों को देखना। ये रिलेशन जाना पहचाना होगा, बहुत काम का रिलेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से बनते हैं, तरीके से देखेंगे सारी बात समझ में आती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये जब हमारे पास दिया है E इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर, इसके सिग्निफिकेंस समझाता हूँ, क्या क्या इसके मतलब हो सकते हैं। सबसे पहली बात, क्या पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे इसकी दो टाइप्स हो सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या करेगा, तुमको E गिवन होगा और पूछा जाएगा V क्या है। ये तो ये प्रोफाइल ऐसे बन सकती है। दूसरा उल्टा, तुमसे कहेगा कि भाई V गिवन है, अब आप E बताओ। तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो ये, तीसरा यहाँ से तुमसे पूछा जा सकता है स्लोप वाले सवाल। स्लोप वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, स्लोप दिया जाएगा। सही मायने में तुम देखो dv बाई डी आर क्या चीज है। अगर सही तरीके से देखोगे तो तुम कहोगे ये जो dv बाई डी आर है, ये कोई वी आर ग्राफ का स्लोप लिखने का स्टाइल है। सोचो, कोई वी आर ग्राफ का स्लोप लिखने का स्टाइल है, जहां आर क्या होगा, आर हमारा डिस्टेंस होगा। इसका मतलब मैं एक बात समझ रहा हूँ कि अगर मेरे पास E इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर है, जहां V का काम कौन कर रहा है, V का काम कर रहा है पोटेंशियल। V हमारा पोटेंशियल है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और R हमारा डिस्टेंस है। तो अब इनका रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है। कुछ लोग इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो ये जो E इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर है, E इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर है, ये क्या है, तो ये तुम्हारा रिलेशन है। अच्छा, किसके बीच रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये है हमारे पास। अच्छा, ये जो टर्म है, ये जो हमारे पास टर्म है, ये dv बाई डी आर, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो टर्म है ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब जरा देखो, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस को ग्रेडियंट कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे आ रहा है, जब तुम हीट वाला सेक्शन जो पढ़ोगे तो हीट वाले सेक्शन में भी एक टर्म आता है, वहां पे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वहां पे चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है जब तुम थर्मल कंडक्शन की बात करते हो। तो वहां पे टेम्परेचर का चेंज, यहाँ पोटेंशियल का चेंज, इसीलिए तुम वहां पे dt अपॉन dx बोलते हो, यहाँ पे dv अपॉन dr। तो कोई मेरे से पूछे कि ग्रेडियंट क्या होता है, आप जनरली ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं बोलूंगा किसी भी चीज में जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो उसको ग्रेडियंट बोलेंगे उस चीज का। अगर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल का चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, तीसरा, इसमें काम होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तीसरी प्रोफाइल इसमें से क्या पूछी जा सकती है, E इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर। ये तो मैं चलो इसको बार बार लिखने से हम इसका मतलब समझ रहे हैं। अब इसमें से क्या रहेगा सवाल, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज है समझिए। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में जो पोटेंशियल है V,
ये पोटेंशियल तुम्हारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा हो फंक्शन, किसका फंक्शन दे रखा होता है? पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो सकता है। पोटेंशियल हमारा एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो सकता है सिर्फ एक्स वाई का भी हो सकता है सिर्फ वाई जेड का भी हो सकता है तीनों हो। अच्छा, कोई एक्स का फंक्शन है तो हो सकता है लिखा रहे v इक्वल्स टू 5x²। कोई अगर x और y दोनों का फंक्शन है तो हो सकता है x v बराबर लिखा हो 5x² प्लस 9y। कोई अगर तीनों का फंक्शन हो, मतलब v तीनों पे डिपेंड कर रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है 5x² प्लस 9y³ प्लस 10z²। अब देखो, अब v तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो अब सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कौन सा होगा? ये, जहां पे v तीनों पे डिपेंड करेगा। अब तुमको बात समझ में आ रही होगी। ऊपर वाले में v को तुम कहोगे फंक्शन ऑफ x, नीचे वाले में v को तुम कहोगे फंक्शन ऑफ x एंड y, v को यहाँ पे कहोगे फंक्शन ऑफ x एंड y। अब सबसे पहले सबसे नीचे वाले में कहोगे फंक्शन ऑफ x y एंड z। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब जो टर्म रहे उसके अकॉर्डिंग सोचना है। अब देखो कैसे कैसे इसके ऊपर विचार हो सकता है, कैसे कैसे विचार है उसको देखिए। जैसे हमारे पास, हम तो ये मान के चलते हैं कि सबसे जटिल सवाल क्या बनेगा जब v हमारा x y एंड z तीनों का फंक्शन हो। इसका फंक्शन अगर है तब सबसे ज्यादा कैलकुलेशन तभी करना पड़ेगा। तो देखना, चूंकि चूंकि जो हमारा e है वो e हमारा है माइनस का dv/dr, मतलब v को डिफ्रेंशिएट करो फिर माइनस लगाओ। यही तो इसका मतलब है। e फाइंड करने के लिए क्या तरीका निकालना पड़ेगा, e फाइंड करने के लिए क्या तरीका लगाना पड़ेगा, इसको समझिए। इसको कहीं लिख देता हूं। ये देखो, आपको अगर e फाइंड करना है, ये वाला सिचुएशन देखो, यहां लिख देता हूं। तो तुम क्या करोगे? तुम यहाँ पे क्या करोगे? देखो, v को क्या करो? डिफ्रेंशिएट करो। v को डिफ्रेंशिएट करो, फिर माइनस लगाओ, फिर निगेटिव लगाओ। अच्छा, ऐसा करने से क्या फायदा होगा? ऐसा करने से e मिल जाएगा, क्योंकि e बराबर माइनस ऑफ dv/dr होता है। सब बात समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से देखते रहो। जैसे मेरे से कोई कहे कि आप तो सिर्फ पूरा का पूरा आर मत करो, अगर सपोज करिए कि सिर्फ एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बात करनी है, मुझे तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए भाई, तो सिर्फ ई एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये डेल वी अपॉन डेल एक्स। समझो, x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। अच्छा, और देखो y की बात करोगे तो माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई। अच्छा, अगर z एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो माइनस ऑफ, तो क्या करना पड़ेगा? तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये डेल वी अपॉन डेल जेड। ये तरीका है। अब इसको देखो, एक बार कंपेयर करो। x के लिए बात थी, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y के लिए चाहिए था तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, z के लिए चाहिए था तो z के लिए डिफरेंशिएट, जिसके लिए चाहिए उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अब थोड़ी सी नियम होते हैं, वो भी आप जानते हो कि जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो जो y और z अगर यूज हुआ है तो उस कंडीशन में इसको कांस्टेंट लिया जाता है। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आप जानते हैं x एंड z को कांस्टेंट लिया जाता है। और आप जीनियस हैं, आपको ये भी पता है कि z के रिस्पेक्ट में जब किया जाएगा डिफरेंशिएट तो x एंड y को कांस्टेंट लिया जाएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। ये तरीका है कि भाई e इक्वल्स टू माइनस dv/dr तो टोटल बात हो गई, लेकिन यहाँ एक्सिस वाइज पूछा जा सकता है कि भाई x के लिए बताओ, y के लिए बताओ, z के लिए बताओ, तो उसकी कुछ शर्त है, उसके कुछ नियम है जो हमने यहाँ लिख लिए। अच्छा, अब
इसी के कोरस्पोंडिंग बात। अब गलती कहाँ होती है? गलती होती है जब बच्चा माइनस लगाना भूल जाता है, माइनस लगाना भूल जाता है। अब जरा देखो, एक एक करके कुछ सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल ये है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको करें, पहला क्वेश्चन करें। इसमें देखो क्या है, मेरे साथ साथ देखो। इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल जो है तुम्हारा, पोटेंशियल V बराबर वो इतना है। मैंने जब इक्वेशन देखा तो मुझे लग गया कि मेरे इस इक्वेशन में सिर्फ x है। मतलब मुझे यहां से पता चला कि v जो है ये फंक्शन तो है किसका? ओनली x का, ओनली x का फंक्शन है। जब सिर्फ x का फंक्शन है तो यहाँ पे तुम्हारा मन खुश होना चाहिए कि काम आसान हो गया। तुमको सिर्फ ex सोचना है, सिर्फ ex सोचना है। सही बात है, ex सोचना है इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x होगा। सिर्फ इसी से बात बनेगी, माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए समझदारी से, समझदारी से। हमको चाहिए था ex माइनस डेल बाय डेल एक्स। अंदर में जो टर्म था वो लिख देंगे। क्या था भाई? बगल में दिख तो रहा है 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9। ओके, लिख देते हैं 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9। अब डिफ्रेंशिएट करना है। ex की वैल्यू है, माइनस तो अपने को रखना ही है। और देखना 5x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तुम जीनियस हो, 10x लिखूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब माइनस 10x का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। यहां तो x के रिस्पेक्ट में ही करना है तो कोई लड़ाई नहीं है। 10x का डिफरेंशिएशन 10 होगा और माइनस 9 है तो उसका 0 होगा। आप जीनियस हैं, इतना तो आप खूब समझते हैं। ये हो गई कहानी। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई आप इधर उधर की बात मत करिए, आप तो x इक्वल्स टू 1 की बात करो कि भाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? तो x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 पर। तो चलो यहाँ 1 पुट कर दिया, तो ये रहा 10, ये 1 माइनस 10 इक्वल्स टू ये माइनस, ये रहा ex। मजे से देखो आ गया 0, यानी कि ex की वैल्यू 0 से आ गई। सिर्फ ex की बात करनी थी, ex की बात करनी थी। कोई पूछे कि भाई ey और ez क्या रहा? अरे वो तो पहले से ही 0 है। ey और ez इसमें है ही नहीं, वो तो 0 ही है। और ex भी 0 हो गया। मतलब यहाँ x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये तो आसान इसलिए था क्योंकि सिर्फ x के लिए इसने बात करी थी, सिर्फ x के लिए बात करी थी। अच्छा, अब आओ यहां देखो, अब आओ यहां देखो, इसको समझो। ये एक इक्वेशन ये है, आराम से समझो इसको। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। कितना है भाई? तो 100 न्यूटन, और उसके बाद से फिर अपॉन नीचे में x स्क्वायर है। तो देखो मेन बात तो ये है, मेन बात तो ये है 100 अपॉन x स्क्वायर, मेन बात तो ये है भाई। अब बाकी तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम वो तो यूनिट का लफड़ा है, हमको उस पर क्या जाने का। हमारे पास जो पोटेंशियल निकालने के लिए जो काम की बात है, जो काम की बात है वो है 100 अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब गौर से देखो, ई की वैल्यू फिक्स नहीं है भाई। तब हमसे कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कहाँ के लिए, x इक्वल्स टू 10 मीटर और x इक्वल्स टू 20 मीटर पे। सवाल पहले देख लो, मैं पढ़ देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन दैट इज 100 अपॉन x स्क्वायर, बाकी उसकी यूनिट है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स सिचुएटेड एट x इक्वल्स टू 10 मीटर एंड 20 मीटर कितना होगा? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा आपने लिख लिया होगा, 100 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब इसके ऊपर विचार करता हूं, देखना देखना, मजे से समझो इस बात को। हमको यहाँ पे क्या चाहिए था? पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा समझते हैं इस चीज को। यहाँ डायरेक्ट बात चलेगी नहीं, डायरेक्ट बात इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी
यहाँ 100/x² गिवन है, तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ e इंटू डी एक्स। सोचो, अब x की बात है तो e इंटू डी एक्स। सोचो, e इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर होता है, कोने में लिख देता हूं जो भूल गए उनके लिए, e इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r के जगह पे बस x लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि x x ये कह रहे थे। अब जरा समझो इनकी बात, ये कह रहे हैं कि चलिए आपको dv है इक्वल्स टू माइनस e कितना है भाई, तो e है 100/x², 100/x² और साथ में dx। कहानी मजेदार है, कहानी मजेदार है, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे इंटीग्रेट करोगे, लिमिट डालोगे, तभी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा, एंड दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। सोच के देखो क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज ई आपका देखिए बिल्कुल मैथ्स वाला सवाल है, और इंटीग्रेट करोगे तब तुमको चाहिए डेल्टा भी, तुमको चाहिए डेल्टा भी। मजे से देखो क्या पूछा है, ये समझिए क्या पूछा, तो भैया मेरे से डेल्टा वी पूछा। डेल्टा वी क्या होता है? तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो तुमको 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पूछा होगा, यही तो पूछा होगा। और इसके लिए लिमिट रखना पड़ेगा, लिमिट पुट करोगे बात बन जाएगी। लिमिट पुट करते ही एक होगा अपर लिमिट, एक होगा लोअर लिमिट, और यही तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ये थॉट है, अब अप्लाई करेंगे, अब अप्लाई करेंगे। अब देखो मामला क्या है। अब इसको क्वेश्चन कह रहा था कि जब आप x10 रखोगे तो उस समय कोई पोटेंशियल आएगा, लेट्स से कि हमने वहां का पोटेंशियल v1 कह लिया, फिर कहा है कि नहीं भाई x आप 20 भी रखो, तो चलो वहां के पोटेंशियल को मैंने v2 कह लिया। लिमिट हमेशा क्वेश्चन से पूछ के रखा जाता है। अब जब ये dv का इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा v, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और लिमिट आपको पता ही है v1 और v2 है, इक्वल्स टू -100 बाहर कर लेता हूं, 100 बाहर कर लेता हूं, और 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x होता है। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है, पहले भी बता रखा है, बार बार टेंशन नहीं लेने का इसका, कुछ चीजें ध्यान रख लो डायरेक्ट, कि मुझे जीवन में 1/x² का इंटीग्रेशन करना हो। ये देखिए dx है ये, तो ये वैल्यू होगी माइनस का 1/x। अच्छा, माइनस का 1/x। अच्छा, लिमिट कहां से रखूं? तो लिमिट कहाँ है? 10 से लेके 20 तक। बहुत अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। ये रहा तुम्हारा v2 माइनस v1 इक्वल्स टू, ये इसका अंदर का माइनस बाहर लेके जा रहा हूं, देखना यहाँ दिख रहा होगा साइड में, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर में 100, तो माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 100, और देखना अपर लिमिट तो 1/20 माइनस लोअर लिमिट 1/10। ये रही कहानी, ये रही कहानी। अब यहां से जब तुम v2 माइनस v1 सॉल्व करोगे तो ये 1/20 माइनस इतना, तो 1 माइनस इतना, तो ये देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, फिर ये जाएगा 20 और ये 5, माइनस का 5 वोल्ट आएगा, माइनस का 5 वोल्ट आएगा भाई, माइनस का 5 वोल्ट। अब v2 माइनस v1 जो आया है वो माइनस का 5 वोल्ट आया है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन, अगर ऑप्शन में 5 वोल्ट भी रहे तो समझ लेना कि मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो कितना होगा 5 वोल्ट। इसने प्रिसाइजली नहीं कहा, इसने कहा कि 10 और 20 के बीच का बताओ, तो ऑप्शन में 5 वोल्ट भी रह सकता है, -5 रहे तो ऐसा। हाँ, कोई कहे कि भाई तुम ऐसा करो मुझे v1 माइनस v2 बता दो, तो मैं बोलूंगा 5 वोल्ट। जैसी तुम्हारी इच्छा है, सब सही है, तीनों सही हैं, तीनों सही है, ये भी सही, ये भी सही। इस तरीके से बात बनती है। तो 50 किसका आया था? 50 क्यों आया? सिमो गेस्ट, सबको देखो, तुमको ये जो है गेस्ट मानता है, सबके आगे गेस्ट लगाता है, गेस्ट। मुझे क्या, मुझे गेस्ट नहीं बोल रहा है, मैं कौन हूं?
मैं गेस्ट नहीं होगा इसका। चलो अगला सवाल देखिए। हाँ ये पधारे, बड़े फेमस है, सब कोई करता है इसको, लगभग हर टीचर कराते हैं, बच्चे आंसर भी याद रखते हैं इसका। लेकिन आप समझिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपने कर रखा होगा तो ठीक है। अब देखिए क्या है मामला। ठीक है, आई एम द होस्ट। v इक्वल्स टू 6x माइनस, ये बड़ा, अब ये इतना बड़ा भाषण है, लेकिन इस भाषण की खासियत समझो, इस भाषण की खासियत समझो। ये जो मेरा v है ये बड़ा अच्छा है, इसके पास x भी है, y भी है, z भी है भाई। तो v x y z सब का फंक्शन है, v x y एंड z सब का फंक्शन है। तीनों है इसके पास, तीनों है मतलब अपने को पूरे पैसेंस से तीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा और तीनों का पोर्शन तरीके से अलग अलग करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। चलिए, यानी कि मैं यहाँ पे सबसे पहले v की वैल्यू लिख देता हूं। v बराबर है मेरे पास 6x माइनस 8x। अब देखो ये मैसेज किया है। अब आज वीडियो रिकॉर्डिंग प्लीज कर देना प्लीज। अब ये बताओ, अभी अगर मान लो सपोज करो अगर हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया हुआ होता तो अभी क्या कर लेते, आधे रिकॉर्डिंग लेके। रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, पहले ही बताओ, पहले ही बताइए कि नहीं है। हो सकता है जैसे मान लो अभी शुभम के यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, आ सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम, कभी बारिश हो सकती है, अभी बारिश बहुत तगड़ा, जब बारिश होगी तो परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए कभी भी आपको जब चाहिए रिकॉर्डिंग तो आप बोलो कि पहले ही कि हाँ आज माहौल गड़बड़ है, रिकॉर्डिंग करिए। ऐसे क्या करना तुम लोग, मैं बताता हूँ। हर दिन क्लास शुरू होते हुए जैसे आज याद दिलाए, ऐसे ही याद दिला देना कि रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके मैं रख लूंगा और जिस दिन आपको चाहिए होगा आप उसको करा लेना। तो उसमें रिकॉर्डिंग एक फैसिलिटी है, लेकिन मैं मेमोरी बढ़ाने के लिए थोड़ी उसको स्टोर करता रहूंगा ये करके। आपको जरूरत है तो आप करा लीजिए, आपके काम आ जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड पे सुन लो, अंतिम समय में भी काम आता है। कौन सा अंतिम समय, एग्जाम से पहले, यहाँ से जाने का नहीं, एग्जाम से पहले बहुत काम आता है आप जब फास्ट फॉरवर्ड से सुनते हैं। एक बात तुमको मैं बता दूं, तुमको जिस टीचर ने पढ़ाया उसी टीचर ने तुम्हारा रिवीजन करा दिया, उसी टीचर ने तुम्हारे डाउट करा दिए, उसी टीचर ने तुम्हारे टेस्ट लिए, उसी टीचर ने तुमको उसके सॉल्यूशन करा दिए, तब तुम्हारा काम बहुत सक्सेसफुल होता है। पढ़ाया राम ने, टेस्ट लिया श्याम ने, और उसके बाद डाउट बताया राजा राम ने। अब 78 लोगों से अगर तुम करोगे, अच्छा और तो और जब एग्जाम का समय आएगा तो किसी एक आदमी आएगा तुमको महाकुंभ और मैराथन दौड़ाने, उससे जाके तुम वो कर लोगे, 3 दिन दौड़ लोगे मैराथन। इसी कारण होता है गुड़ गोबर। इसीलिए एक बार तरीके से एक टीचर पे फोकस होके, एक जगह एक कोचिंग पे फोकस होके काम करिए। 75 जगह करने से 75 तरह की टेक्निक आएगी, तुमको अच्छा लगेगा, वाह ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, अच्छा ही लगेगा बस। चलिए, v की वैल्यू 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz, साथ में माइनस का क्या है भाई, माइनस का 4z स्क्वायर। इतनी बड़ी कहानी अगर है, इसको 2-3 बार लिख लेते हैं। हाँ भाई चलो, इतनी बड़ी अगर कहानी है, मुझे इसमें से एक एक करके टर्म्स चाहिए। जैसे मुझे चाहिए EX, आराम से चाहिए, पहले मुझे EX निकालना है। EX इक्वल टू करूंगा माइनस का डेल V अपॉन डेल X। मैं समझदार हूं, जब ये काम करूंगा तो Y एंड Z को मैं यहाँ कांस्टेंट कहूंगा। ये तो नियम है जिसको मुझे फॉलो करना है। यहाँ पे सिर्फ X वाला डिफरेंशिएट होगा, Y और Z कांस्टेंट होगा, और भाई साहब 8 और ऐसी चीजें जो डाटा है वो तो कांस्टेंट है ही सही। मान लो 6 8 6 4
ऐसी चीजें तो कांस्टेंट रहेंगी सही, एक्स्ट्रा में y भी कांस्टेंट और z भी कांस्टेंट। जैसे जैसे इसको देख लो, ई एक्स तुमको चाहिए इक्वल्स टू माइनस का, जब तुम पहले तो माइनस बाहर लगा दो, देखो थोड़ा सा एक स्टेप कम कर देता हूं, माइनस बाहर लगा दो, ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। बताओ 6x डिफरेंशिएट होगा तो 6 इंटू 1 लिख सकते हो, माइनस माइनस कांस्टेंट बाहर करो, माइनस कांस्टेंट बाहर करो, 8xy कुछ अलग लिखाया क्या, कुछ तो अलग है दया, यस ये था 8xy स्क्वायर, मुझे लगा 8xy स्क्वायर, उसके बाद से 8y और ये प्लस 6yz। ठीक है। तो अब क्या करिए समझिए, दूसरे स्टेप पे मैं हूं, दूसरे स्टेप पे मैं हूं, मैं इसकी बात कर रहा, इसकी बात कर रहा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा y और z, भाई साहब 8y स्क्वायर बाहर निकल गया और x डिफरेंशिएट होगा, और x डिफरेंशिएट होके क्या देता है 1 x के रिस्पेक्ट में माइनस, अरे यहाँ तो अच्छा है, यहाँ तो अच्छा है, 8 कांस्टेंट है ही सही और y यहाँ कांस्टेंट लेना है, तो ये कहानी हो गई 0। ओहो, उसके बाद देखो 6yz, अरे 6 कांस्टेंट है, y और z तो कांस्टेंट लेना ही है, तो ये प्लस 0। उसके बाद देखो 4z स्क्वायर, अरे 4 कांस्टेंट था ही और z तो कांस्टेंट होगा ही, माइनस 0। अब इतना बड़ा जो नाटक था, इसका कुल मिला के इसका मतलब आया माइनस ऑफ, अंदर में क्या आ गया, ये रहा 6 और ये रहा 8y स्क्वायर, माइनस ऑफ 6 और 8y स्क्वायर, ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है। अब जरा समझो, अब जरा समझो, 8y स्क्वायर और ये रहा 6, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो क्यों आया, जीरो क्यों आया, देखो अब समझना, क्वेश्चन ने क्या कहा है, बात समझो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको ये सब कुछ तो चाहिए, लेकिन कहाँ पे, ओरिजिन पे, आपको ये सब कुछ चाहिए ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन पे क्या खास होता है, ओरिजिन पे x बराबर 0 होता है, ओरिजिन पे y बराबर 0 होता है, ओरिजिन पे z बराबर 0 होता है, ओरिजिन कहने का मतलब 0,0,0, ये होता है ओरिजिन कहने का मतलब। यानी कि ये जो y है, इस y के जगह पे मुझे y बराबर 0 पुट करना पड़ेगा, इसके कारण ई एक्स की वैल्यू सिंपल 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 तुम कह सकते हो कि ई एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस का 6, माइनस का 6। ठीक है भाई, एक चीज मुझे पता है, इसको लेके रख लिया, इसको लेके रख लिया। ठीक है, अब आ जाओ इस पे ई वाई की बात करते हैं, ई वाई फटाफट, ई वाई इक्वल्स टू माइनस का, अब एक साथ कर देता हूं, एक स्टेप कम करके माइनस लगा दिया। अब जरा सोचना, ई वाई की बात करूंगा तो इस समय अपने मन में सोचूंगा भाई x भी कांस्टेंट ले और z भी कांस्टेंट ले, ये सब मन में रख लूंगा कि ई वाई की बात है तो x z कांस्टेंट लेना है। ठीक है, एक्स जेड कांस्टेंट लेना है, इसका मतलब इस 6x का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब आ जाओ माइनस, x और z कांस्टेंट लेना है तो 8 और x बाहर निकाल लिया, y का डिफरेंशिएशन 1, माइनस, ध्यान से सुनना, अपने को x और z कांस्टेंट लेना है, लेकिन यहां तो 8 बाहर आएगा, y का डिफरेंशिएशन 1। देखना हम ई वाई निकाल रहे हैं, ई वाई निकालते ही मन में होना चाहिए माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई, ये मन में होना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, 6yz, अरे मुझे x और z कांस्टेंट चाहिए, तो अभी हमने यहाँ प्लस लगाया और 6 और z दोनों को बाहर निकाला और y का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ तो 4 कांस्टेंट है ही सही, z मुझे यहाँ लेना है तो माइनस का 0, ये पूरी पिक्चर है इसकी। तो देखो इसको काट पीट करोगे तो ई वाई की वैल्यू, अब देखना चूंकि इसने ओरिजिन पे बात करी है, चूंकि इसने ओरिजिन पे बात करी है तो x क्या पुट करोगे, x बराबर 0 पुट करोगे। अब ये z आया, z क्या पुट करोगे तो z बराबर 0 पुट करोगे। सब कुछ करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये प्राणी बचेगा जो कि -8 है और एक माइनस बाहर भी लगा हुआ है, इसीलिए प्लस का 8, प्लस का 8।
अरे खुद से करिए, देखने से तो लगेगा सो रहे हैं। खुद से करिए, खुद से करिए। ठीक है, आंसर आ गया है कुछ लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखें, अब आप देखें, अब मुझे चाहिए ई जेड, अब मुझे चाहिए ई जेड। भाई ई जेड चाहिए होगा तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड करेंगे। ये करते समय एक्स एंड वाई को कांस्टेंट लेंगे, ये करते समय ऐसा करना है। ठीक है भाई, अब मैं आराम से निकालूंगा, मुझे चाहिए ई जेड। अच्छा, अब माइनस लगाना ना भूलें, हमें x और y को कांस्टेंट लेना है। तो भाई 6x के वाला तो टर्म हो गया 0, माइनस मुझे x एंड y को कांस्टेंट लेना है। 8 पहले से कांस्टेंट था, x कांस्टेंट y कांस्टेंट, ये हो गया 0। मुझे x एंड y को कांस्टेंट लेना है, तो 8 कांस्टेंट ही है, y को कांस्टेंट लेना है, तो ये भी हो गया 0। प्लस कलर चेंज कर देता हूं, इस पे हूं, इस पे 6yz। अब जरा देखना, मुझे z के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करना है और x और y को कांस्टेंट लेना है, तो 6y कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ। तो 6y बाहर कर लीजिए, z का डिफरेंशिएशन 1, z का डिफरेंशिएशन 1, बात समझ लीजिए, z का डिफरेंशिएशन 1। और समझो माइनस। अब आ जाओ, इस पे आओ, मुझे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ 4 कांस्टेंट और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z। ये देखो भाई, इतना हो गया, इतना हो गया। अब ये क्या बचा, अब मुझे ओरिजिन की बात करनी है, तो y के जगह पे क्या पुट करोगे, 0, और यहाँ पे जो z है समझना, इसके जगह पे भी 0। हमसे ओरिजिन पे पूछा है, इसका मतलब यहां से जो ई जेड निकल के आया वो ई जेड भी मेरा 0 आ गया, ई जेड भी 0 आ गया। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ई एक्स निकाल लिया हमने, ई वाई निकाल लिया हमने, ई जेड निकाल लिया हमने। कहां निकाल रहे हैं, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। तो भाई क्या आई है वैल्यू, क्या आई है वैल्यू, अब मैच कर लो। ई एक्स तुम निकाले थे माइनस का 6, ई वाई तुम निकाले थे, ई वाई तुम निकाले थे प्लस का 8, ई जेड तुम निकाले थे 0। अब जरा समझना, तुमको यहां से नेट ई निकालना पड़ेगा। कारण क्यों निकालना पड़ेगा, तुमसे फोर्स पूछा है, एफ इक्वल्स टू होता है क्यू ई, क्यू इसने दे रखा है 2 कूलम, बस ई निकालोगे आंसर आ जाएगा। तो E बराबर अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर और ई वाई का स्क्वायर। तो बस जैसे तुम इसको निकालोगे तो ये आराम से आ गया, ये आ गया 36 और ये आ गया 64, मतलब आप समझते हैं ये आ गया 100 रूट ले लोगे तो 10। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 10, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है। अच्छा, कोई कहे कि भाई तू तो ऐसा बता ई वेक्टर कितना आया, तो मैं कहूंगा भाई देख, ई वेक्टर आया -6 आई कैप और +8 जे कैप। तो ये कहेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, तो ऐसे आया। भाई हर चीज का जवाब है, यूनिट कितनी होगी तो न्यूटन पर कूलम, तो यहां पे रख दोगे 10 तो ये बन जाएगा 20 क्या फोर्स, तो लिखो किसमें, न्यूटन में। कहां लग रहा है, ओरिजिन पे। ये है सवाल, मतलब कुल मिला के मैथ्स है, कुल मिला के मैथ्स है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। फोर्स पूछा है, एफ बराबर क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जब जिंदगी में पता हो तो फोर्स निकालने का एक ही तरीका, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई। आज मैंने फॉर्मूला कॉपी देखा था, एक बच्ची दिखा रही थी फॉर्मूला कॉपी, तो उसकी फॉर्मूला कॉपी देखा मैंने, बड़ा शॉर्ट है यार, इतना शॉर्ट में लिखा था। फिर उसने मुझे कहा कि अगर मैं ज्यादा लिखूंगी तो ये अपने आप में क्लास नोट्स बन जाएगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, तुम लिखने से कंजूसी मत करो, अगर तुमने ज्यादा लिख दिया तो ये क्राइम थोड़ी है, तुम यहाँ हो ही पढ़ने और लिखने के लिए। और तुम क्या समझते हो, तुम कॉलेज में जाओगे तो वहां कैसी फूक दोगे तो काम चल जाएगा, वहां भी लिखना पड़ता, बहुत लिखना पड़ता है, लिखना तो पड़ेगा भाई, हर जगह लिखना पड़ता है। अभी तुम्हारी जिंदगी में तुमको 10 साल लिखना है, तुम जितना लिखोगे उतना अच्छा है।
लिखना एक बहुत अच्छी तकनीक होती है चीजों को प्रिजर्व करके रखने के लिए। लिखना, जितना लिखने का मौका मिले उतना लिखिए, लिखने से कंजूसी मत करो। तुम्हारे को, अच्छा तुम अगर मन ही मन सोचते रहोगे, जैसे सुनो, जब तुम फार्मूला कॉपी बनाते हो तो तुमको लगता होगा कि ये फार्मूला बहुत आसान है, ये फार्मूला बहुत आसान है, ये मुझे याद है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम सोचो, ये तो अभी का सिचुएशन है। हम जो ये फार्मूला कॉपी बना रहे हैं, ये फार्मूला कॉपी हर एग्जाम से पहले काम आए इसके लिए बना रहे हैं। और हर एग्जाम का पहले मतलब बीच में छोटे मोटे जो एग्जाम है वो, असली एग्जाम जो तुम्हारा आएगा अप्रैल मई में है, असली एग्जाम जो जेई वालों का आएगा जनवरी से शुरू होगा। तो उस एग्जाम में काम आने के लिए काम कर रहे हैं। और तुम अगर अभी से इसको शॉर्ट नोट्स को महा शॉर्ट नोट्स अगर बना लिया, तब तो तुम गए काम से। कोशिश करो कि क्लास 11th का जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आराम से एक चैप्टर कम से कम 12 पेज में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12 पेजेस आगे पीछे मिला के 12 पेजेस यानी कि 6 पेज पर चैप्टर। अरे 10 भी आ गया तो क्या हो गया यार, 10 पेज भी अगर आ गया तो तुम्हारे पास टोटल मान लो 25 चैप्टर है, 250 पेज पढ़ने हैं। मैं तो कहता हूं 500 पेज भी पढ़ने रहे तो कौन सा जुल्म हो गया, उसको साल भर पढ़ते रहना है बार बार। कंजूसी शॉर्ट नोट्स पे नहीं करिए, शॉर्ट नोट्स में मैक्सिमम चीजें लिखो, शॉर्ट नोट्स को स्पेसियस लिखो, उसमें इतनी जगह छोड़ो कि तुम जब कोई क्वेश्चन करो, कोई नई बात सीखो तो वहां पे उसको अटैच करते रहो। शॉर्ट नोट्स को प्रायोरिटी नहीं दोगे फिर वो तुमको तुम्हारा रिजल्ट डुबो देगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं। अगर तुमने फार्मूला कॉपी को ध्यान से जितने तरीके से मैं बनवाना चाहता हूं उसको तुमने नहीं बनाया तो रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं, पूरी गारंटी। मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं, लास्ट ईयर भी पढ़ाया उसके भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है चुपके से वीडियो देखता हो बेचारा। मैं उसको बोलता था शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो कहता था फार्मूला याद है, आप अभी पूछ लो। अरे भाई तू मेरे सामने इमेज चमका के क्या करेगा? अभी ये कौन सा लॉजिक है कि मैं बोलूं शॉर्ट नोट्स बनाओ, तुम बोले मुझे याद है फार्मूला अभी पूछ लो, हो गए चित, पेपर आया, हो गए चित वहां जाके। तो भाई मेरे सामने फार्मूला सुनने के, फार्मूला सुनो मैं क्लास हुए, चलो बेटा खड़े हो, v इक्वल्स टू क्या होता है साला, ये सब काम नहीं। आप शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाइए, अपने लिए बनाओ, जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में लिखो। जैसे देवासरिया शॉर्ट नोट्स बनाएगी तो देवासरिया क्या, तुम्हारा लोकल लैंग्वेज क्या है भाई? त्रिपुरा में क्या बोलते हैं, वहां की भाषा क्या है? त्रिपुरा में बंगाली बोलते हैं, त्रिपुरा में बंगाली बोलते हैं। नहीं, ये तो भाई नई बात हो गई। ठीक है, तो वहां पे बंगाली बोलते हैं तो आप बंगाली में भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स जो है वो आपका है, आप अपनी भाषा उसमें डाल सकते हैं। नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अच्छा दूसरा डाउट देखो, समझो बात को। दूसरा डाउट क्या है, जब तुम यहाँ का जो हैंड आउट हो रहा है, बात बिल्कुल सही है। जैसे आज पूछा एक ने कि भाई हैंड आउट का क्या करे, भाई हमारे इसको प्रिंट आउट निकालने क्या। अबे प्रिंट आउट कितना निकालोगे, सही बात है। अब इसमें मैं लगभग 500 पेज ले लेता हूँ, अब उसमें कहाँ तक आप प्रिंट आउट खेलते रहोगे, तो तुम क्या करो कैसे करो समझना। हैंड आउट मैं कैसे बनवाता हूँ, तुमने अगर नोटिस किया हो तो एक चीज देख, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, मैंने इसको छुआ ही नहीं है, 1% निशान नहीं लगाया। अब इसका भी कॉपी करके इसमें निशान लगाया है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में ऑप्शन देता हूं इसको रिवीजन करने का। जब आप रिवीजन करते हैं तो सिर्फ इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो तुम क्या करो, हैंड आउट में से एक तो हैंड आउट के जो कंटेंट है, वो कहानी जो थी वो तो आप इसी में से पढ़िए, आप अपने हिसाब से फोल्डर बनाओ, मोबाइल में एक फोल्डर बनाओ, नाम लिखो KTM सर फिजिक्स, बढ़िया नाम KTM सर फिजिक्स। उसके बाद से एक तरफ फोल्डर बनाओ क्लास 11th, दूसरी तरफ बनाओ क्लास 12th। अब क्लास 11th के सारे चैप्टर के फोल्डर बनाओ, क्लास 12th के सारे चैप्टर के फोल्डर बनाओ, और फोल्डर वाइज कंटेंट उसमें डालते रहो। जितनी फोल्डर वाइज काम की चीजें आती है चैप्टर वाइज उसमें डालते रहो। हैंड आउट उसमें जाता है तो डेट वाइज तुम अपने हिसाब से उसका रीनेम करके उसमें डालते रहो।
अब कंटेंट उसमें रेडी है, उस कंटेंट में से योर टारगेट इज टू सॉल्व द क्वेश्चन, और कोई कॉन्सेप्ट अगर निकल के आया, और कॉन्सेप्ट अगर निकल के आया, उसको एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी का नाम रख दो हैंड आउट स्पेशल, हैंड आउट स्पेशल नाम से एक कॉपी बना दो। हाँ, या तो अब देखो, जैसे यहाँ जो तुम पढ़ रहे हो, अगर तुमने इसका हैंड आउट में से, हैंड आउट को तुमने पूरा का पूरा अगर मोबाइल में छोड़ दिया तो भाई ये बेकार हो जाएगा। आप क्या करिए, हैंड आउट, जैसे आज क्लास हुई, आज आपको हैंड आउट मिला, तो हैंड आउट लेने के बाद आपकी जो नोट्स की कॉपी होगी, उस नोट्स की कॉपी में इसके कंटेंट आने चाहिए, इसके कंटेंट आने चाहिए। तो पूरा नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, क्वेश्चन होना चाहिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए, तुरंत क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन है। अब अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा और वो कॉन्सेप्ट तुमको लगा कि नहीं यार ये अच्छा है, मेरे पास ये नोट होना चाहिए, तो उसको उसमें लिखो, हैंड आउट का फायदा उठाओ। हैंड आउट का फायदा यही है कि चीजें तुम्हारे पास लिखी हैं, लेकिन वो कंप्यूटर की मेमोरी थोड़ी बढ़ानी है, फोन की मेमोरी थोड़ी बढ़ानी है, तुम्हारे लिए जो काम का कंटेंट है वो उसमें से अपनी कॉपी में लिखो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हैंड आउट मेरे पास है, लेकिन सपोर्टिंग में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कॉपी भी रखूंगा, मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के 10-12 पेज के कंटेंट हम लिखेंगे, उसके अंदर जो जो अच्छी अच्छी बातें मैंने आज पूरे क्लास में सीखी वो उसको लिखूंगा। कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि मेरा तो बिल्कुल बाउंस हो गया था, मेरे से तो आंसर ही नहीं आ रहे, तो उस क्वेश्चन को तरीके से नोट करके और उसके सॉल्यूशन को लिखना है। भाई देख, नोट्स बनाने में तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब उसको नोट्स बेचना नहीं है, लेकिन तुमको अपने लिए लिखना है। अब मैं देखो भाई, अब मैं नर्सरी क्लास के बच्चे को तो पढ़ाता नहीं कि मैं तुमको समझाऊं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन आप देखिए मेन बात, आपको अपने लिए कंटेंट तैयार करना है, तो अपने लिए काम करिए, अपने लिए काम करिए, सिर्फ अपने लिए काम करिए। मैं तुमको बताऊं, तुम पकड़ लेना अपने जान पहचान में किसी लड़के को, कुछ लड़के ऐसे होंगे या कुछ लड़कियां भी ऐसी होंगी जिनके पास सारे टीचर के हैंड आउट होंगे, सारे कोचिंग का मटेरियल होगा, और वो सबसे बड़ा फेलियर होगा। वो सिर्फ कलेक्टर है, सिर्फ कलेक्ट करता है, और उसके बाद से है ना, और उसको देखो, उसको टेलीग्राम पे ऐसे ऐसे करके जो बेचने वाले जो होते हैं ना, सबसे बड़े गोबर वही होते हैं। ये जो इधर उधर से चैनल वैनल बना के जो नाटक करते रहते हैं, सबसे बड़ा गोबर और टाइम पास वाला बच्चा। तो बहुत ज्यादा कंटेंट भरने वाला बच्चे को मैं महामूर्ख मानता हूँ। सिर्फ अपने पे फोकस करिए, और हैंड आउट में क्या तुम लिख रहे हो, जैसे मैंने तुमको पढ़ाया उसमें तुमने क्या लिखा, ये तुमको पता है। अभी जैसे आज की क्लास खत्म होगी, आज की क्लास खत्म होगी, उसके बाद कल मैं सबका नोट्स देखना चाहूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 29 मई का जो तुमने तैयार किया है। आप मेरे को दिखाते रहिए कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, और दिखाने का एक ही तरीका है, फोटो वोटो मैं नहीं देखूंगा। अब तुम क्या करोगे, 20 पेज में लिखोगे, 10 पेज में लिखोगे, 10 फोटो भेज दोगे, फोटो कैसे देखूंगा। आप तरीके से कोई स्कैनर डाउनलोड करो, उस स्कैनर से उसको स्कैन करो, डेट डालो और तरीके से मेरे पास भेजो, तब जाके चीजें करी जा सकती है। मेरे से काम कराइए, कुछ काम तो, मैक्सिमम काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन पर्सनल लेवल पे जो चीजें होती हैं, फार्मूला कॉपी तुमने लिखी, एक बार बोलो चेक करके भेज दो कि भाई ऐसे ऐसे है, स्कैन करके ये फार्मूला कॉपी है और क्या ऐड करना चाहिए। पूछोगे तब बात बनेगी ना भाई, पूछने से बात बनेगी, अच्छे से पूछिए तब बात बनेगी। मन से तैयारी करो, टाइम पास वाला सिस्टम ना हो जाए कि समय लगा रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसे नहीं, तरीके से। अब इसी बात पे खुश होकर ये सवाल करो, ये क्या पूछ दिया, इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस वॉल्यूम इतना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना, थ्रू आउट फाइंड। ठीक है भाई, ये क्या, करिए इसको, ये करिए। एक सवाल है, देखिए, करिए। सर मुझे 24 मई का पीडीएफ मिला नहीं। हाँ भैया, 24 मई का पीडीएफ नहीं मिला, ठीक है बाद में बताना। किसी दिन क्लास वगैरह की छुट्टी रहे ना, तो मैं बैठूंगा और जिसको जिसको जो जो हैंड आउट नहीं मिला है वो भेजूंगा। मेरे पास भी समय नहीं रहेगा लगातार, तो जितना टाइम तुम्हारे पास उतना ही मेरे पास भी।
जो चीज छूट जाती है वो पीछे चली जाती है, ढूंढते रहो उसको। ठीक है, एक एक वीकेंड के दिन बैठेंगे और जिसको जिसको जो नहीं मिला है सब कुछ लेते रहिए। इन अ रीजन ऑफ स्पेस, इसका आंसर बताएं। ए चैटिंग, तू इतना चैटिंग वटिंग क्या लिखती है, इसका आंसर बताओ। सबसे पहले ये आंसर बताएगी देवा सरिया पाल। मैसेज लिखने, मैसेज मैसेज, बाप रे बाप। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम इतना। पी आर नंदिनी इज राइट, पी आर नंदिनी इज राइट, यस, बिल्कुल सही। कैसे है मामला, जीरो कैसे है समझिए। कह रहा है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम इतना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है। सुनना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब पूरे रीजन में, पूरे रीजन में जो V है, V बराबर 5 वोल्ट, और ये फिक्स है। फिक्स है मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब V का डिफरेंशिएशन, V का डिफरेंशिएशन, और V कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। V कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ऐसे ठगने वाला सवाल था। तो V का डिफरेंशिएशन जीरो जब वो V कांस्टेंट है तब। अच्छा, तो ये इस तरीके से हम सोच सकते हैं चीजों को, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। अब जो अगला सेक्शन है वो थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच की तरफ आपको लेके चलता हूं। थोड़ा सा ग्राफिकली सोचते हैं कि ग्राफिकली बात कैसे बनेगी। अच्छे से सोचना, अच्छे से सोचना। एक लेक्चर इसमें और अलॉटेड है जिसमें हम पोटेंशियल वगैरह तरीके से करेंगे। अगला लेक्चर एक और, कोई अलग से टाइमिंग पे भी क्लास लग सकती है। एक क्लास मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, जो मैं बोल रहा था, जो संडे को हमारा एक्स्ट्रा क्लास लेने का था, एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगा। आज तो क्या रात हो गई, मतलब कल या परसों एक क्लास एक्स्ट्रा अपने को लगाना है। चलिए अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। देखिए अगला जो टारगेट है, अगला टारगेट हमारा किस टॉपिक का है। मैं E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर पर, अभी तक तो हम मैथमेटिकली चर्चा कर रहे थे, इस पे अब मैं ग्राफिकली चर्चा करना चाहता हूं। ग्राफिकल चर्चा, हाँ ये अच्छा है, ग्राफिकल चर्चा करना चाहता हूं। जब मैं ग्राफिकल चर्चा करूंगा तो मैं कहूंगा देख भाई, ई पूछेगा तो पहले तो माइनस अलग कर लूंगा, और माइनस करने के बाद स्लोप निकालूंगा, क्योंकि डीबी बाई डी आर है, स्लोप है। तुम पूछो किसका स्लोप, तो देख पोटेंशियल और आर के ग्राफ का, पोटेंशियल और आर के ग्राफ का स्लोप निकालूंगा, और स्लोप निकाल के तब जाके बात करूंगा। और स्लोप निकालने में तुम एक्सपर्ट हो, तुम कहते हो कि भाई स्लोप जो होता है वो आपका, आप तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं स्लोप जब जब आता है तो एक लाइन खींच देता हूं। देखिए देखिए, स्लोप आएगा, स्लोप आएगा तो एक बार तो लाइन ऐसी हो सकती है, स्लोप आएगा तो एक बार तो लाइन ऐसी हो सकती है, स्लोप आएगा तो एक बार तो लाइन ऐसी हो सकती है। समझ रहे हो। तो अब स्लोप की खासियत, एंगल नीचे वाले एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ स्लोप बोलोगे तो जीरो, यहाँ पे स्लोप बोलोगे पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप बोलोगे नेगेटिव। एंगल हमेशा नीचे वाले एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इस तरीके से ये फोटो है, अपने को ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखना, जब भी मेरे से ई पूछा जाएगा तो सबसे पहले मैं माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वीआर ग्राफ उसको बोलूंगा। अच्छा, तो भाई इससे क्या फायदा है, इससे फायदा क्या है, अब ये क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे
मैं एक कोई क्वेश्चन अगर पकड़ूं, यही सवाल है, इसी सवाल को करना है। ये देखिए, इसके ऊपर बात करिए। इसने हमसे कहा है कि आप ग्राफ देखो और आर की वैल्यू जब 3.5 है, आर की वैल्यू जब 3.5 है, तब ई का मैग्नीट्यूड बताओ, तब ई का मैग्नीट्यूड बताओ, ई का मैग्नीट्यूड बताओ, बताओ। 0, सही बात, 0, 0। अब कैसे 0, ये समझिए। r इक्वल टू 3.5 कहां होगा? ये तो यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा, यहां होगा 3.5। अरे मजे की बात ये है, मजे की बात ये है कि 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेके 4 तक मेरा स्लोप सेम है, मेरा स्लोप सेम है। अब सेम कितना है तो तुमको दिख रहा होगा, 0 है, 0 है। तो 3.5 ही नहीं, 2 पर भी पूछोगे तब भी आंसर वही होगा, 3.1, 3.2, 3. जहां तक 4 तक, 2 से 4 तक सेम आंसर आएगा। ये बात समझना है, 2 से 4 तक सेम आंसर आएगा और वो आंसर आएगा 0, क्योंकि 2 से 4 तक स्लोप जो है हमारा वो 0 है। ये वाली लाइन है 0 स्लोप, 0 स्लोप। ये बात समझने की है। अच्छा, तो भाई ये सवाल क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ दे रहा हूं, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ दे रहा हूं, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ। इतना सुनते ही मन में आना चाहिए E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई dr सोचना है, ये सोचना है, ये सोचना है। सवाल पढ़ते ही मन में बात आ जानी चाहिए। ओके, माइनस पे ध्यान देना। अच्छा, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है x इक्वल्स टू 13 मीटर पर, 13 मीटर। अरे 13 मीटर यहां कहीं होगा, कहां कहीं होगा भाई? ये रहा 12 और ये खत्म हो रहा है 16। तो मजे की बात ये है कि r की वैल्यू 12 से लेके 16 तक मेरा आंसर सेम आएगा, मेरा स्लोप सेम है। मैं लिखता हूं r इक्वल्स टू 12 से r इक्वल्स टू 16 तक, 16 तक जो स्लोप है वो सेम है। इसके कारण हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर सेम आएगा। कहीं का भी पूछ लो, कहीं का भी पूछ लो, अरे कुछ भी पूछो, 12 का वही आंसर, 12.2 का वही आंसर, 13 का, करते करते 16 तक का वही आंसर आएगा, 16 तक का वही आंसर आएगा। निगेटिव लगाना नहीं भूल जाना, निगेटिव लगाना नहीं भूल जाना। अब देखो यहाँ आ जाओ, एक थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, जूम हो जा भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जा, ये भैया थोड़ा और बड़ा हो जा, ये भैया और बड़ा हो सकता है, और हो जा, ये भैया अब अच्छा है, अब अच्छा है। आइए समझते हैं, हमारा टारगेट ये है, ये टारगेट है। अच्छा, इसके लिए, इसके लिए नीचे का टारगेट ये है, नीचे का टारगेट ये है। आइए समझते हैं, नीचे का टारगेट ये है। अच्छा, ऊपर का टारगेट ये है, ये है टारगेट। अब समझो, अब समझो। सबसे पहले तो तुम स्लोप देखो और सबसे पहले साइन डिसाइड करो, ये समझ लेना भाई। देखो, सबसे पहले, सबसे पहले साइन डिसाइड करो, साइन फाइनल कर लो, साइन फाइनल कर लो कि भाई साइन क्या होगा, साइन क्या होगा। तो देखो, जो स्लोप होगा, जो स्लोप है वो यहां से यहां तक का जो स्लोप है, कहां से कहां तक का, यहां से लेके यहां तक का,
तो वो है निगेटिव। तो भाई स्लोप तो पहले निगेटिव है, स्लोप तो पहले निगेटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात उस स्लोप की वैल्यू कितनी है, उस स्लोप की वैल्यू कितनी है। तो स्लोप की वैल्यू के लिए तुम जानते हो tan थीटा लगाते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर नीचे बेस। परपेंडिकुलर 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 कितना है, कहाँ गया, ये रहा। परपेंडिकुलर कितना है, तो यहां से यहां तक का होगा। अब जरा देखना ऊपर में कितना है भैया 30 और इसके नीचे के कोरस्पॉन्डिंग 10, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 20 अपॉन बेस, बेस पकड़ लो, बेस पकड़ लो, ये रहा 12 और ये रहा 16, कितने हो गए 4, ये हो गए 4, तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। लेकिन मेरा स्लोप -5 आएगा, हमने साइन पहले डिसाइड कर लिया, स्लोप -5। अब लड़ाई है ई की, ई बराबर कितना, तो ई जो होता है वो होता है माइनस ऑफ स्लोप, माइनस ऑफ स्लोप। तो ई बराबर लिखोगे -5 मतलब +5, और यूनिट लिखनी हो तो वोल्ट पर मीटर, +5। क्वेश्चन बहुत तेज है, क्वेश्चन बहुत तेज है। क्वेश्चन तुमको +5 भी देगा और -5 भी देगा, हो सकता है ऑप्शन में, मुझे याद है होना भी चाहिए, हाँ है भी सही। देखिए +5 है और -5 भी है, देखिए +5 भी है -5 भी है, तो हमारा आंसर होगा ये वाला, ये वाला। जोश जोश में गलती हो जाती है और हम 4 लगा लेते हैं, तो ये 4 नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। बात समझिए, सोचने का है, अच्छा है, इजी है। आओ इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, उसको बाद में समझते हैं, पहले थोड़ा कहानी समझते हैं, कहानी समझते हैं, कहानी कहानी कहानी। आओ देखो क्या है, क्या कर रहा हूं मैं, ये ऐसी ऐसी लाइन खींच रहा हूं, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। रात के 10:30 हो रहे हैं, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसी ऐसी लाइन खींच के। ये लाइन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की खींची है। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लाइन पैरेलल है, नहीं लग रही हो तब भी मानिए, ये लाइन पैरेलल है और ई को यूनिफॉर्म कहा है, हमने ई को यूनिफॉर्म कहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो लाइन पैरेलल होता है, आप जानते हैं, बहाने आप। अब मैं क्या कर रहा भाई, 2 पॉइंट ले रहा, एक पॉइंट यहां ले रहा और एक पॉइंट थोड़ा आगे इधर ले रहा, नाम कुछ रख दो, इस पॉइंट का नाम ए रख दो और इस पॉइंट का नाम बी रख दो। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की एक दूरी है, इस दूरी का नाम तुम रख दो डी, ये डी इज द डिस्टेंस। डी लग ही नहीं रहा, कुछ और लग गया, अजीब सा, इसलिए इसको डी एस। अब ठीक, ये यहाँ की दूरी को डी लिख दिया। अब ठीक है भाई, अब क्या काम है अपने को, करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे चर्चा करना, कि भाई ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं वी ए माइनस वी बी क्या होगा, इस बात पे चर्चा चाहते हैं, इस बात पे चर्चा चाहते हैं। दिस इज आवर टारगेट, दिस इज आवर टारगेट। Okay, uniform electric field, 2 points are given, 2 points are given, A and B. We have to discuss the difference in potential VA minus VB in this uniform electric field region. ठीक है, चलो अच्छा है। अब थोड़ी सी कहानी करते हैं, समझना भाई, हम तो dB बराबर जानते हैं माइनस का E डॉट डी आर, अच्छे से सुनते रहना, dB बराबर माइनस का E डॉट डी आर, और कोई दिक्कत नहीं भाई। अब E डॉट डी आर नो प्रॉब्लम, ध्यान से। अब ये dB है, मैं इंटीग्रेट करूंगा। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। पहले चलो थोड़ी सी कहानी कर लेते हैं, माइनस बाहर निकालो और E डॉट डी आर को तुम लिख सकते हो E डी आर
और कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट से है। कोई आदमी ए से बी गया होगा, ए से बी गया होगा, ईमानदारी से बताओ, ए से बी गया होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन तो इधर ही रही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ये अभी थोड़ी देर में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अच्छा, अब इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। तो cos 0 तो 1 और ये dr हमारा इंटीग्रेट होगा कहां से कहां तक? तो क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास दो पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। अच्छा, और ये है किसके बीच? dr के बीच। ठीक है, dr का इंटीग्रेशन a से b करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? d आएगी। सोचो, a से b तक के छोटे छोटे पार्ट को जोड़िए, क्या मिलेगा? d। ओके, इसका मतलब यहां से इतना तो तय है कि माइनस ऑफ e के बाद, माइनस ऑफ e के बाद यहां d आना तय है। अच्छा, a पॉइंट के पोटेंशियल को मैं नाम दे रहा हूं va, b पॉइंट के पोटेंशियल को मैं नाम दे रहा हूं vb। तो जरा सोचो, vb माइनस va तुम्हारे पास आया माइनस का ed, ये आया माइनस का ed। इसका क्या मतलब है? दो चीज को घटाइए और वो निगेटिव आ जाए, मतलब कि ये vb कम है और ये a हमारा va ज्यादा है, तभी तो कम में से ज्यादा को घटाए हो तो माइनस आया है। vb कम होने का मतलब, vb कम होने का मतलब क्या है वो यहां लिख रहा हूं कि जो हमारा पॉइंट है, कौन सा? b, पॉइंट b का पोटेंशियल कम है। पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है, मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट बी लो पोटेंशियल जोन है, लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है, लो पोटेंशियल वाला, लो पोटेंशियल वाला, लो पोटेंशियल वाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, और ये जो बी है, समझना, बी पे आते आते, बी पे आते आते पोटेंशियल कम हो गया है। ये कैसे पता चला? तुम अपने आप को यहां मानो और यहां मानो, यहां मान के इस तरीके से आगे की तरफ अब डिस्प्लेसमेंट है, आगे की तरफ चलो, आगे की तरफ चलो। तुम किधर चल रहे हो? तुम चल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तुम चल रहे हो। यानी कि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले तो चलते चलते तुमको लगा कि तुम कम पोटेंशियल वाले की तरफ जा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने का मतलब होता है कम पोटेंशियल की तरफ जाना। इसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर लिया, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, हाई पोटेंशियल, ए हाई पोटेंशियल है और बी लो पोटेंशियल है। तो इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने का मतलब होता है कम पोटेंशियल की तरफ जाना। और लोग जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो कहते हैं, सुनिएगा उनको भी, वो कहते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल always, always decreases, always decreases in the direction of electric field, potential always decreases, हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। अब तुम समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए। ये सवाल देखिए क्या है, ये सवाल देखिए क्या है, छोटा सा सवाल है, समझिए। कह रहा है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, क्या होगा? भाई सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जर्वर मानना है। देखो भाई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, हाथ हिलाते जाएगा, हाय ऐसे करते हो, हेलो, अरे तो बंदूक दिख गया इसके हाथ में, बंदूक नहीं है भाई, हाथ है इसका, हेलो हेलो करते जा रहा है।
अब ये आगे हाथ हिलाते हुए जा रहा है, सबसे पहले जो मिलेगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, सबसे पहले जो मिलेगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना मतलब हाई से लो जाना, हाई टू लो जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना मतलब हाई टू लो जाना। इसका मतलब बी का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जो आएगा उसका पोटेंशियल कम होगा। ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, जो मिलता गया, जिस लाइन में आगे बढ़ते चलो, बी के बाद सी का नंबर आ रहा है तो सी का पोटेंशियल और कम, उसके बाद ए का नंबर आ रहा है, ए का पोटेंशियल और कम। इस तरीके से बात बनेगी तो सबसे ज्यादा बी का होगा। ये इसकी कहानी है। लेकिन लेकिन तुम देखो, एक असली बात है, एक असली बात है जिसको समझने की जरूरत है। वो असली बात कौन है वो मैं तुमको यहां समझाना चाहता हूं। देखना, इस बात को समझो। हमने ये जो सारा का सारा डेरिवेशन किया है उसमें उसमें ये कॉस जीरो आया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। देखना यहां से, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट जो तुमने लिया है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो डी, और एंगल जीरो चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और डिस्प्लेसमेंट डी ये रहा। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये जो डी है वो ई के अलोंग लिया है हमने, डी जो लिया है वो अलोंग ई लिया है, तभी तो तभी तो कॉस जीरो बना। और कॉस जीरो बन के अगर ये वन नहीं बनता तब ये फॉर्मूला नहीं आता, तब ये फॉर्मूला नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है कौन सा, वी बी माइनस वी ए। हाँ, कोई कहेगा कि मैं वी ए माइनस वी बी लिखना चाहता हूं तो तुम उसको आराम से कह सकते हो कि ये प्लस का ईडी होगा। सोचो, प्लस का ईडी होगा। देखो वी ए ज्यादा है, ज्यादा में से कम घटाऊंगा, प्लस का ईडी। तो इतना क्यों लफड़ा लेने का, क्यों प्लस माइनस का लफड़ा रखें। हम सीधा सीधा बोल दें कि जो डेल्टा वी होता है वो होता है ईडी, प्लस माइनस तुम देख लो। लेकिन तुम समझो दिक्कत क्या होगी, डी 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 कैसे लोगे, तो डी हमेशा हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेना, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेना, तभी तो ये कॉस जीरो आएगा। ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, डी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। डी उल्टा पुल्टा दे तो कंपोनेंट लेंगे, डी उल्टा पुल्टा दे तो कंपोनेंट लेंगे, डी उल्टा पुल्टा दे तो कंपोनेंट लेंगे। चलो भाई, तो अब क्या कर सकते हैं, सवाल ही कर सकते हैं। ये लो, ये लो, इसके लिए बात करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है हमसे, वी ए माइनस वी बी पूछा है। डाटा लिख लीजिए, इक्वेटोरियल ट्रायंगल लग रहा है, सारी साइड दो 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 है। देखिए चलिए समझते हैं। पहला टारगेट क्या है, वी ए माइनस वी बी। आओ, पहले मैं चाहता हूं वी ए माइनस वी बी क्या है इसके ऊपर बात करना चाहता हूं, वी ए माइनस वी बी। आओ, कौन सा करें, ग्रीन पेन से करें। वी ए माइनस वी बी की बात सुनो। क्या करो, आसान और गलती से बचने के लिए सबसे पहले साइन डिसाइड कर लो, साइन फाइनल कर लो, फाइनल कर लो। इससे फायदा होगा, गलती नहीं हो। सबसे पहले साइन फाइनल कर लो। ओके, साइन कैसे फाइनल करे भाई, मैं बता रहा हूं। वी ए, ऑब्जर्वर पकड़ लो, ये आदमी है, ये चलेगा आगे, ये आगे चलेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। अब ये इसको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे पोटेंशियल कम होगा,
इसको पता है ये बात, ये जानता है कि इलेक्ट्रिक, मैं जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, मैं जा रहा हूं रील देखने, मैं जा रहा हूं वो फालतू का ब्लॉग देखने, मेरा नंबर कम आएगा। मैं देख रहा हूँ दिन भर मोबाइल पे देख के ऐसे ऐसे कर रहा हूँ फालतू, घर पे बात कर रहा हूँ भाई से, बहन से, दोस्त से, चैटिंग कर रहा हूँ, और बता कैसी है, कैसे हो, मुझे पता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट कम आएगा, इसको भी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, डिक्रीज होता है, इसको भी पता है। इसका मतलब पहले देखना, पहले बी आया उसके बाद ए आया, पहले बी आया उसके बाद ए आया, इधर से चलेगा पहले बी को देखेगा उसके बाद ए, ऊपर नीचे मत देखो, पहले बी उसके बाद ए। मतलब इसका मतलब जब वो बी के पास पहुंचेगा तो पक्का पक्का बी क्या रहा होगा, बी रहा होगा हाई और ए रहा होगा लो। अब भाई साहब, अब तुमने वी ए माइनस बी भी करना है, वी ए माइनस बी भी करना है। जरा सोचो, ए तुम्हारा कम है और बी हमारा ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटेगा, आंसर निगेटिव आएगा, ये फिक्स है। तो पहले साइन डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई निगेटिव आएगा, पूरी गारंटी है। अब चलो कितना आएगा, कितना आएगा, तो देख लो, लगा दो फॉर्मूला, डेल्टा वी बराबर ई डी। क्या दिक्कत है, डी का ध्यान रखना, डी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है, इसलिए डेरिवेशन किया था अलोंग द ई वेक्टर। अच्छा ठीक है भाई, डेल्टा वी, ई कितना है, ई कितना है क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, ई कितना था भाई, ई कह रहा था 10, ठीक है, ई के जगह रख लो 10, ई के जगह 10, डी कितना, ओहो ये भी इससे पूछते हैं, डी कितना है इससे पूछेंगे, डी कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अरे मजे से सोचो, तुम्हारे पास ऐसे देखो, ये वाली लाइन 2 है ना, आ देख रहा, अब उसके बाद से तुमको ये एंगल पता है कितना, 60 डिग्री, और ये दूरी ये है 2 और ये 60 डिग्री भैया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, इधर वाला कंपोनेंट चाहिए तो कितना होगा, 2 cos 60, cos 60 1/2, ये बन जाएगा 1। तो यहाँ भर दो इसको, कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये आ गया 1। तो डेल्टा भी आ गया तुम्हारे पास 10। लेकिन तुमसे पूछा क्या था, उसने पूछा था कि आप बताओ वी ए माइनस वी बी कितना है। तुम कहोगे रुक जाओ भैया, वो साइन तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, निगेटिव आएगा, तो मेरा आंसर होगा माइनस का 10 वोल्ट, माइनस का 10 वोल्ट, कहीं से कोई गड़बड़ी के चांस नहीं होने चाहिए। समझ गए क्या, समझ गए। 10√3 ये कौन है भाई, 10√3, 10√3 वाला गोली मार दूंगा, 10√3। अब आइए दूसरा, अब आइए दूसरा, ये चर्चा है 2 नंबर सवाल की, ये तो भैया बहुत हार्ड है, तुमसे थोड़ी बना होगा, वी बी माइनस वी सी, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहते, वो गलत हो गया था, सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके, गोली नहीं मारूंगा। हाँ तो भाई वी बी माइनस वी सी की बात करें, वी बी माइनस वी, ये तो देखो, ये तो जुल्म है, ये देखो पहले बी फिर सी, और ऑब्जर्वर जिंदाबाद, ये चलेगा, चलाओ क्या दिक्कत है, इसको चलाओ, इसको पता है मैं उधर जा रहा हूँ, घाटे की तरफ जा रहा हूँ, पोटेंशियल कम होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर जाने पे पोटेंशियल कम होता है, पोटेंशियल कम होता है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल, यहाँ पे कम पोटेंशियल। अब देखो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, बी हमारा ज्यादा, सी हमारा कम, इसका मतलब ये पक्का आएगा पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा, ये फिक्स है। हाँ अब क्या आएगा उसकी चर्चा यहाँ करते हैं, पॉजिटिव आएगा वो तो फिक्स है, अब क्या होगी वैल्यू उसकी चर्चा यहाँ होगी। ठीक है भाई, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक ही रिलेशन, डेल्टा बी बराबर ई डी, डेल्टा बी चाहिए,
ई मुझे पता है 10 कहा था, डी इसने मन खुश कर दिया, डी इसने डायरेक्ट अलोंग ही दिया हुआ है और वो 2 मीटर है, तो डेल्टा बी बराबर आ गया 20। अब मेरा आंसर कितना होगा, वो होगा प्लस का 20, खत्म। यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो इसकी कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं, ये इसी तरीके से ये सब कुछ बनता है। आ जाओ इसको करते हैं, सर्कल वाला सवाल, इसको करते हैं। सर्कल वाला सवाल कह रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे पता चला, लाइन पैरेलल है और कुछ पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी। हमसे कहा है कि ए बी सी डी का पोटेंशियल कंपेयर करिए, किसका ज्यादा किसका कम, किसका ज्यादा किसका कम। फोटो देखना है, ये देखो ए बी सी डी, बढ़िया है। देखो अब वही बात, ऑब्जर्वर चलेगा खटाक, ये चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और कहेगा भाई मैं नुकसान करने जा रहा हूँ, पोटेंशियल कम होगा, मैं बर्बाद होने जा रहा, पोटेंशियल कम होगा उधर जाने में। यानी कि सबसे पहले किसका नंबर आया, सबसे पहले आया डी, तो वी डी हाई होगा। पहले आया डी, देखो कैसे कैसे आया, पहले आया डी के बाद आया ए, और ए के साथ साथ सी आया, और उसके बाद आया है बी। चलने के दरमियान ये लोग काउंटर हुए, जैसे ये काउंटर हुए एक अच्छी बात समझ में आ गई कि जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल सी का होगा। अच्छा, और डी का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा, और बी सबसे उधर आया है, इसका पोटेंशियल सबसे कम। बस हो गया, अब ऑप्शन मिलाना है। डी सबसे ज्यादा, ए सी बराबर डी सबसे कम, डी सबसे ज्यादा ए सी बराबर, और भैया बी सबसे कम। मतलब कौन सा सवाल कौन सा होगा, ए सी बी सबसे कम, ये है क्या, ये है, देखिए ये है, दिस इज आंसर 3 नंबर, 3 नंबर, डी सबसे ज्यादा, डी सबसे ज्यादा, डी सबसे ज्यादा। चलिए ये है मामला, एक ये करिए, एक ये करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कंसीडर path of a length d, consider path of the length d at an angle 60 degree with respect to the field lines. पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच, 1 के बीच और 2 के बीच, 2 पॉइंट दे रखे हैं 1 और 2, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। भाई 100 बात की एक बात, जो मुझे डी लेना है वो डी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फायदा है, दिमाग चलना चाहिए। हमने डेरिवेशन किया था, उसी डेरिवेशन की खासियत बताता हूं क्यों किया था, क्योंकि पता चले cos 0 चाहिए अपने को, तभी वो आएगा डेल्टा बी इक्वल्स टू ईडी, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए अलोंग लेना जरूरी है, अलोंग लेना जरूरी, रटने की आवश्यकता नहीं, हमने ड्राइव करके देखा है। अब देखो मजे से इस ट्रायंगल को इधर बना देता हूँ थोड़ा बड़ा, इसको इधर बना देता हूँ थोड़ा बड़ा, ये देखो ये एंगल 60 डिग्री। अच्छा, अब दूरी डी ये है, और देखना मजे से इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब ये है, भाई उल्टा दिखा गया भाई, तू ये अपने मन से पढ़ाने लगता है कभी कभी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अब सही बात तो ये है कि मैं लगाऊंगा डेल्टा वी बराबर ई डी। अच्छा, डी सावधानी से लगाऊंगा,
ये सावधान, एकदम से अलर्ट है यहाँ पे, ये अलर्ट मोड पे रहना। गलती यहीं से हो जाती है, क्या मतलब बनता है 5 नंबर का घाटा हो जाए। इतनी मेहनत करे रात के लगभग 11 बजे तक बकबक मैं भी करूं और आंखों से तुम भी देखते रहो और 5 नंबर घाटा में आ जाए तो क्या फायदा। इसीलिए डेल्टा वी अब जो लिखना होगा, ई तो चलो ई है, लेकिन डी नहीं, डी के जगह लिखा जाएगा डी कॉस थीटा। और थीटा कितना, 60 डिग्री। कॉस 60 आधा होता है, कॉस 60 आधा होता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिंपल ई डी कॉस 60। हाँ, उसी को आधा कर दो तो e/2। जिसकी जैसी श्रद्धा, काम बन सकता है। यही आंसर है, यही आंसर है। इसी का फोटो यहां ऐसे बना दिया तो भाई सही है। इसी तरीके से बात बनती है, एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक क्लास और लगेगी जिसमें अपन ये सब पढ़ेंगे। ये जेई का कुछ सवाल है, इसको करेंगे, ये वाला काम है, ये करेंगे। ये फोटो देखो, ये देखो, और ये देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात। थोड़ा सा ये फोटो देख लो, थोड़ा सा ये फोटो देख लो। ये अगली क्लास के लिए मैं तैयार करके बैठा हूँ, तो अगले क्लास में ये सारा काम करेंगे। तो अगली क्लास का टारगेट क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका रिकैप कराना चाहता हूँ। रिकैप नहीं, एक बार आइडिया देना चाहता हूँ। टीजर, टीजर ही बोलते हैं ना, दिखाते हैं टीजर। अब देखो क्या है अगली क्लास का। हाँ, अब देखो हम अगली क्लास में क्या देखना चाहते हैं। मेन फंडा सुन के जाइए, ऐसे नहीं कि दिमाग से हटा देना, उड़ जाएगा फिर। नया टॉपिक है, देखो ध्यान से सुनना। 5 मिनट एकदम से नींद से जग के, 5 मिनट बिल्कुल नींद से जग के तुम क्या क्या सीखते हो। एक तो तुमको पता है, मेरे से कोई W एक्सटर्नल बोलेगा तो मैं उसको बोलूंगा W एक्सटर्नल का मतलब WS। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। W एक्सटर्नल कोई बोलेगा तो WS, ठीक है। एक तो ये है भाई जो तुमको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और नाम हो सकता है, एक और नाम हो सकता है W अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे भी सेंटेंस बोल सकता है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मुझे आता है। अच्छा, अब जरा देखो, अब जरा देखो क्या कहना चाह रहा हूं। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल तुमसे पूछता है तो तुम क्या बोलते हो, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है जिसको तुम मूव कराते हो। तो कुछ लोग इसको मूविंग चार्ज भी बोलते हैं, मूविंग चार्ज भी बोलते हैं। अब दूसरी लड़ाई है कि ये वर्क डन कौन सा वर्क है। तो तुमने सीखा है कि भाई मैं इनफाइनाइट से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पी पे लेके जब आऊंगा तो मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको उसी चार्ज से डिवाइड कर दूंगा जिस चार्ज को लेके घूम रहे थे, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली लड़ाई समझाता हूं क्या है। हर बार इनफाइनाइट से तो ला नहीं सकते। मान लो जब इनफाइनाइट से नहीं ला सकते तब 2 पॉइंट के बीच घुमाना होगा, और वो 2 पॉइंट ए एंड बी है। माना ए से बी गए तो ए क्या होगा, ए होगा इनिशियल और बी होगा फाइनल। अच्छा, अब मुझे ए से बी जब मैं जाऊंगा तो भाई अब तो इनफाइनाइट है नहीं, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहां से जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहां से जनरेट होगा। सोच के देखो। अच्छा, अरे यार ये क्या तू पान का पत्ता दिल बनाते फिरता है। पोटेंशियल डिफरेंस यहां से जनरेट होगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस यहां से जनरेट होगा तो सोचो सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब v की फाइनल वैल्यू माइनस v की इनिशियल वैल्यू। अब इधर देखते हैं, देखो क्या सीख रहे हैं, डेल्टा v आएगा मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल आएगा। अच्छा,
फाइनली 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 हम कहाँ गए हैं? फाइनली हम गए हैं देखना बी पर। ओके, तो मैं लिखूंगा वी बी माइनस वी ए बराबर, अरे ये तो वर्क है, ऊपर में वर्क है और नीचे में क्या आएगा? वो टेस्ट चार्ज, वो मूविंग चार्ज जिसको लेके घूम रहे हो, जिसको लेके घूम रहे हो। ओ, लेकिन अब की बार कैसे घूम रहे हो? तो अब तुम ए से बी गए हो, ए से बी गए हो। इसका मतलब बात यहाँ पे ये है, बात यहाँ पे ये है कि अगर ये वी बी माइनस वी ए है, कुछ लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी बी को लिख सकते हैं वी फाइनल और वी ए को लिख सकते हैं वी इनिशियल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू नॉट मल्टीप्लाई होगा, देखना क्यू नॉट हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? वी फाइनल से माइनस वी इनिशियल से। तो क्या देगा? अरे ये वर्क देगा। ये कौन सा वर्क है? ये एक्सटर्नल वर्क है। तो W एक्सटर्नल ऐसे मिलता है। तो W एक्सटर्नल का एक फॉर्मूला आ गया, W एक्सटर्नल का एक फॉर्मूला आ गया। क्या याद रखेंगे कि भाई देख W एक्सटर्नल जो होगा, जिसका नाम W अस भी है, इसका फॉर्मूला होगा जो चार्ज घूम रहा है मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, या फिर ऐसे कह लो Q मल्टीप्लाई बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्यू कहो क्यू नॉट कहो, लेकिन ध्यान रहे ये वही चार्ज है जो मूव कर रहा है, ये मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, अब सेंटेंस सुनना। अगर मैं किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो मुझे जो काम करना पड़ेगा वो वर्क W एक्सटर्नल या W अस कहलाएगा। उसका फॉर्मूला बनेगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस को तुम कहते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सही है क्या? सही है क्या? तो ये है कहानी। अब इसी के ऊपर सवाल करेंगे, इसी के ऊपर सवाल करेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे आराम से। अभी तो खा पी के मस्त सो जाओ, बाकी काम कल करेंगे। 11 बज गया।